नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अधिवक्ता उज्जवल वर्मा एक और वीडियो जो है वो मैं आप सभी के लिए जो है वो लेके आ गया हूं। आज की जो वीडियो होने जा रही है वो होने जा रही है पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम बात करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी वीडियो। जब हम किसी भी देश के बारे में बात करते हैं तो उस देश की सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है? वो बेसिकली होती है पॉपुलेशन, जो उस देश की जनसंख्या होती है, जिसको जो है काफी सारे लोग या हम सब भी जो है वो मैन पावर के नाम से भी जाना करते हैं। तो हमारे देश में जब सिटीजनशिप की बात हुई तो उसमें जो है 3 टर्म्स जो है हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने 3 टर्म्स को लेके बहुत जो है मेजरली बात करी, यानी कि वो जो है तीनों टर्म्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा मेजर या फिर आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं सिटीजनशिप को लेते हुए। तो सबसे जो पहला वर्ड है वो है ऑल पर्सन्स, यानी कि जो इक्वलिटी का जो अधिकार है जो कि आर्टिकल 14 में है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो राइट जो है राइट टू इक्वलिटी वो सभी को मिला हुआ है, यानी कि जो भी इस देश के नागरिक हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उन सभी को राइट टू इक्वलिटी जो है वो मिला हुआ है। दूसरा टर्म जो है वो है सिटीजन्स। तो ये जो है सिटीजन्स बेसिकली जो डिस्क्राइब हुआ है वो हुआ है आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ये राइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को मिला हुआ है। और ये राइट जो है ये बेसिकली राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन भी है। थर्ड जो वर्ड है वो है माइनॉरिटीज के ऊपर। तो आर्टिकल 29 जो है वो बेसिकली स्पेसिफिक राइट्स दे रखे हैं आर्टिकल 29 ने, जो सिर्फ मिले हैं इंडिया में रहने वाले सिटीजन्स जो माइनॉरिटीज में आते हैं उनको। अब देखिए, अब जो है सवाल आता है हम सभी के मन में, तो क्या सवाल आता है कि ब्रिटिश बेसिकली जो हमारा जो सवाल है वो ये है कि इंडिया कैसे बना। तो आप सभी को पता है या नहीं पता? तो अगर नहीं पता तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं बताने जा रहा हूं। तो इंडिया कैसे बना? पहले था ब्रिटिश इंडिया, जिसको कहते थे अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि इंडिया के पार्टीशंस नहीं हुए थे। तो ब्रिटिश इंडिया जो था, उसके बाद जब उसके पार्टीशंस हुए तो जो है वो 2 जो है देशों में डिवाइड हो गया, पाकिस्तान और इंडिया में। तो यानी कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अलग अलग हो गए डिवाइडेशन के बाद से। और उस समय जब डिवाइडेशन हुआ पाकिस्तान और इंडिया का, उस समय 10 लाख से ज़्यादा जो है माइग्रेंट्स जो है वो माइग्रेट करे थे पाकिस्तान से इंडिया आने के लिए। उसके बाद देखिए क्या होता है। अब सवाल जो है, दूसरा सवाल हम सभी के मन में जो है वो आता है, और वो ये सवाल आता है कि जो सिटीजनशिप का जो मुद्दा है, यानी कि जो टॉपिक है सिटीजनशिप का जो हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में डिस्क्राइब हुआ है, तो वो जो मुद्दा है सिटीजनशिप का, यानी कि नागरिकता जिसे कहते हैं, वो क्यों इतना जो है वो इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम इंडिया का संविधान बना रहे थे, यानी कि जब हम लोग जो है जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिस समय जो है वो बना रहे थे, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, उस समय जो है सबसे पहले जो एक चीज़ डिसाइड हुई थी वो ये डिसाइड हुई थी कि मतलब उनको एक तो ये नहीं पता था कि टेरिटरी क्या होगी। तो सबसे पहले जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था और पार्टीशन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो कहीं ना कहीं जो ड्राफ्ट कर रहे थे उस समय कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं जो है एक असमंजस की स्थिति थी उन लोगों में, क्योंकि उन लोगों को जो है वो टेरिटरी के बारे में नहीं पता था कि इंडिया और पाकिस्तान की टेरिटरी या सीमाएं कौन सी हैं, यानी कि इंडिया का एरिया कितना है और पाकिस्तान का एरिया कितना है। तो जब ये नहीं पता था तो फिर ये सवाल उनके मन में जो है वो उठा कि फिर इंडिया के सिटीजन कौन कौन होंगे। जब उनको टेरिटरी के बारे में ही नहीं पता तो उनके मन में ये सवाल भी उठा कि इंडिया के सिटीजन्स कौन कौन होंगे। तो उसके बाद ये डिसाइड करना इसलिए ज़रूरी था
क्योंकि कुछ ऐसे जो हैं वो बेसिक प्रिविलेजेस मिले जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिले हैं। यानी कि जब टेरिटरी का नहीं पता था, ना ये पता था कि सिटीजन्स जो है वो कौन कौन होंगे, लेकिन जब इस चीज का जो है डेवलपमेंट होने लगा, सिटीजनशिप को लेके बातें होने लगी, तो जो सबसे ज्यादा प्रिविलेज है वो इंडियन सिटीजन्स को मिले इसमें, क्योंकि इंडिया के सिटीजन्स के ही बारे में बात हो रही थी। इसलिए ये जो है इतना जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप किसी भी जो है देश में रह रहे हो, लेकिन आप अगर उस देश में पैदा हुए हो, आप वहाँ के नागरिक हो, अगर आपको वहाँ की नागरिकता ही नहीं मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं वो आप पे भी जो है वो एक सबसे बड़ा जो है वो सवाल उठता है कि क्या आप इस देश के हो भी या नहीं। तो अब जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है सिटीजनशिप को जो है वो दूसरे जो मतलब जो है दो तरीके से डील करता है। यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो सिटीजनशिप को दो तरीके से डील करता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब से हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था, तो तब से ये बात करता है। एक तो उस समय की बात करता है और एक उससे पहले की बात करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कमेंसमेंट, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा स्टार्ट हुआ था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा जिस समय से स्टार्ट हो गया था, तो वो डेट थी 26 ऑफ जनवरी 1950। तो इसको जो है समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बताता है कि इस दिन कौन कौन से सिटीजन्स जो थे वो इंडियन सिटीजन्स माने गए थे। यानी कि जब ये लागू हुआ था जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद से जो है ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसमें ये पता लग गया था कि इंडिया के सिटीजन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। दूसरा, इसके बाद वाला जो पार्ट है, यानी कि इसके आगे की जो आप कह सकते हो वो इसके आगे की सालों की बात करता है। अभी तक तो ये बात थी कि कमेंसमेंट जब हुआ उससे पहले जो लोग थे, उस समय कौन कौन जो है, जब स्टार्ट हुआ जो है ये हमारा संविधान भारत देश का, तो उस समय कौन कौन लोग जो थे वो इंडियन सिटीजन माने गए थे। लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो इसके बाद का है कि इसके बाद जो है कमेंसमेंट होने के बाद कौन कौन लोग जो है वो इंडियन सिटीजन्स माने जाएंगे। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे अगर आपको पता करना है कि 2050 में कौन कौन इंडियन सिटीजन जो है वो माने जाएंगे, तो वो बेसिकली डिसाइड होगा एक्विजिशन, टर्मिनेशन और सिटीजनशिप से रिलेटेड। यानी कि जो भी सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी बाकी के जो है वो इश्यूज होंगे, वो पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगा और उसमें डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ और कौन कौन इंडियन सिटीजन जो है वो होंगे, वो पार्ट में यानी कि सेकंड पार्ट में डिसाइड हुआ है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो पार्ट 2 है यानी कि आफ्टर आप कह सकते हो, जो अभी जो है हम बात कर रहे थे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस 26 जनवरी 1950, तो अब जो है वो हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जो कि डिसाइड हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो पार्ट 2 है वो बेसिकली बात करता है आफ्टर 26 जनवरी 1950। उसमें जो है पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी, यानी कि पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो सिटीजनशिप की पूरी स्टोरी समझने के लिए बेसिकली हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 को और सिटीजनशिप एक्ट को जो है बेसिकली 1955 को एक साथ पढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको एक साथ जो है इन दोनों चीजों को अच्छे से जो है मैं समझाता हूं। तो पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या कहता है, तो आर्टिकल 5 से लेके 11 में जो है वो सिटीजनशिप के बारे में जो है वो डिस्कस हुआ है। तो इसमें जो है 4 कैटेगरी बनाई गई हैं। तो पहली मैंने जो है अभी आपको बताता हूं। पहली है पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, यानी कि जो पर्सन है उसका डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया का। दूसरा कि जो लोग माइग्रेट कर गए हैं
फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि जो लोग माइग्रेट कर गए हैं या आ चुके हैं पाकिस्तान से इंडिया वापस, या फिर जो लोग इंडिया से पाकिस्तान जा चुके हैं। और चौथी कैटेगरी है कि जो पर्सन अब्रॉड में रह रहा है। तो ये सारे लोग जो है कमेंसमेंट के टाइम पे इंडियन सिटीजनशिप जो है इनके पास थी, या आप कह सकते हो इंडियन सिटीजन इनको मान लिया गया था। यानी कि जिन लोगों के पास इंडिया का डोमिसाइल था, या फिर जो लोग माइग्रेट कर गए थे फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, या जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, या जो लोग अब्रॉड रहते हैं रहते थे, लेकिन उस समय 1950 में जो लोग अब्रॉड रहते थे लेकिन उनका जो है बेसिकली वो ओरिजिन जो है वो यहीं का था, इंडिया का था। तो ये सब लोग जो है कमेंसमेंट के टाइम पे इन लोगों को जो है वो बेसिकली मान लिया गया था इंडियन सिटीजन। तो चलिए मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ। इसमें जो है अब हम बात करेंगे आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आर्टिकल 5 के बारे में। तो बेसिकली आर्टिकल 5 बात करता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, यानी कि जो डोमिसाइल के थ्रू जो है वो सिटीजनशिप आपको कैसे मिलेगी। इंडियन सिटीजनशिप जो है वो बेसिकली एक्वायर करने के लिए आपको 2 कंडीशंस को जो है वो फुलफिल करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि यू शुड हैव डोमिसाइल इन इंडिया। तो इसमें जो है जो मैंने आपको पहली कंडीशन बताई कि यू शुड हैव डोमिसाइल इन इंडिया, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अलग अलग केसेस में जो है वो करके बताया है। तो सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि डोमिसाइल के बारे में बताया। एक तो पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि जैसे कि आप इंडिया में जिस भी जगह रहते हो उस राज्य का डोमिसाइल आपको मिलेगा। यानी कि आप इंडिया के टेरिटरी में जिस भी स्टेट में जो है आप बॉर्न हुए हो या परमानेंटली रिजाइड करते हो उस स्टेट का डोमिसाइल जो है वो आपको मिलेगा। और जिस जगह आपका जो है मैंने बताया परमानेंट हाउस होगा, जिस राज्य में होगा उस राज्य का आपको डोमिसाइल मिलेगा, जो दूसरा है। और अब जो है वो बेसिकली मैं अब आपको बताने जाता हूं 3 कंडीशन में किसी एक का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। पहले तो जो है मैंने जो बताया आपको, जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया वो होना बहुत जरूरी है। दूसरे में जो है वो बेसिकली 3 पार्ट्स हैं उसके। तो 3 कंडीशंस में से किसी एक का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। या तो पहली कंडीशन है यू आर बॉर्न इन इंडिया, या तो आप इंडिया में जो है आप पैदा हुए हो। दूसरा, या आपके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हो। या तीसरा जो है वो ये है कि 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले यानी कि 1945 में अगर आप लोग जो है इंडिया में रह रहे हो या इंडिया में 1945 से रह रहे हो तो जो है आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप होगी, यानी कि आपके पास डोमिसाइल जो है वो इंडिया का होगा। डोमिसाइल वाली कंडीशन और इन 3 में से एक कंडीशन का फुलफिल होना बेहद आवश्यक है। अब जो है आर्टिकल 5 के अंदर आप जो है इंडियन सिटीजनशिप आपको जो है मिल जाएगी अगर आपके पास जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया तो वो कंडीशन, एक तो वो कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है, और दूसरी जो है मैंने 3 जो है जो कंडीशन बताई उनमें से किसी एक भी जो है अगर वो फुलफिल हो रही होगी तो आप आर्टिकल 5 के अंडर जो है वो फॉल करोगे और आपके पास जो है वो इंडियन सिटीजनशिप होगी। अब देखिए इसमें जो है केस था डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत। इसमें जो है इस केस में ये बोला गया कि किसी भी स्टेट का कोई डोमिसाइल नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हर एक स्टेट का बेसिकली अब तो जो है स्पेशली वो हर एक स्टेट का अपना अपना डोमिसाइल है। जैसे कि हम उत्तराखंड में रहते हैं तो हमारा जो है वो उत्तराखंड डोमिसाइल है। तो इसी में लेकिन इस केस में ये बोला गया था कि हर एक स्टेट का अपना अपना डोमिसाइल नहीं होगा, ऑल ओवर इंडिया का एक डोमिसाइल होगा। तो अब जो है मैं बात करता हूं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 बात करता है जो लोग माइग्रेट कर गए थे पाकिस्तान से इंडिया, यानी कि जब ब्रिटिश इंडिया का डिवाइडेशन हुआ तो इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अलग अलग देश बने। तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट कर गए थे ये बेसिकली आर्टिकल 6 उनकी बात करता है।
तो पहले ब्रिटिश इंडिया था जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ, ब्रिटिश इंडिया जो है वो डिवाइड हो गया, फिर जो है लाखों की संख्या में मोर देन 10 लाख ऑफ पीपल जो है वो पाकिस्तान से इंडिया आए और उनको जो है दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करा गया। तो इस दो पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करा गया क्योंकि उनको सिटीजनशिप जो है वो देनी थी। तो जो गवर्नमेंट थी वो ये सोच रही थी कि किस तरीके से जो है वो दी जाएगी। तो इसमें जो है दो पार्ट्स हो गए, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर 19 जुलाई 1948 से पहले जो इंडिया आए थे, ये उसके एक तो वो कंडीशन है, दूसरा जो आफ्टर वाली है यानी कि जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद इंडिया आए। ठीक है, तो पहला मैंने बताया 19 जुलाई 1948 से पहले जो इंडिया आ गए थे, और दूसरा है यानी कि आफ्टर 19 जुलाई 1948 के बाद या फिर उस दिन जो है इंडिया आए थे। तो ये दोनों डेट जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन दोनों देशों में एक जो है आप कह सकते हो परमिट सिस्टम जो है वो अलाउ कर दिया गया था, और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो है वो आ जा सकते थे एक दूसरे के देश में। तो बेसिकली ये डेट जो है वो बेसिकली याद रखी जाती है परमिट सिस्टम के नाम से। तो अब जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिफोर, जो मैंने अभी बताया था 19 जुलाई 1948 से पहले जो है पाकिस्तान से इंडिया जो लोग आ चुके थे, बेसिकली ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि 26 जनवरी 1950 की ये बात हो रही है। तो इस समय जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सिटीजन जो है वो मान लिए गए थे, यानी कि जो लोग इस समय जो है इस बिफोर कमेंसमेंट जो है वो आ चुके थे इंडिया में, वो लोग इंडियन सिटीजन जो है मान लिए गए थे। और अगर वो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं तो तब भी जो है वो इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, या तो वो या उनके पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ हो, तब भी जो है वो इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। दूसरा है, या जब से वो पाकिस्तान से भारत आए हो तब से इंडिया में रह रहे हो, यानी कि या तो पहली कंडीशन है या तो वो या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनका इंडिया में बर्थ हुआ हो, तब भी आप लोग जो है वो इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब से वो लोग जो है माइग्रेट करके पाकिस्तान से इंडिया में आए हों, तब से जो है वो कंटिन्यूसली जो है अपना देश छोड़ के नहीं गए हों और इंडिया में जो है वो लोग रिसाइड कर रहे हों। अब जो है ये बात थी बिफोर 19 जुलाई 1948 की। अब मैं बात करूंगा 19 जुलाई 1948 के बाद की। तो इसमें क्या हुआ था, उसके बाद जो है पाकिस्तान से इंडिया जो लोग आए थे तो उनके लिए भी जो है ये दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल करना बहुत ज़रूरी था अगर उनको जो है भारतीय जो है नागरिकता चाहिए। तो पहली कंडीशन जो है वो तो दोनों की सेम है बिफोर और आफ्टर वालों की, यानी कि या तो वो खुद या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का जो है बर्थ हुआ हो इंडिया में, या फिर दूसरी कंडीशन है इसमें कि जब वो लोग इंडिया से माइग्रेट हुए तब से जो है, मतलब जब वो इंडिया आए बेसिकली, तो तब से जो है कंटिन्यूसली 6 मंथ यानी कि 6 मंथ तक कंटिन्यूसली जो है वो लोग इंडिया में रह रहे हों। और तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि इंडियन सिटीजनशिप के लिए जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हो इंडियन ऑफिसर को, किसी भी इंडियन ऑफिसर को एप्लीकेशन दे के। और चौथी जो है कंडीशन उनको ये फुलफिल करनी थी कि उस ऑफिसर ने उनको इंडियन सिटीजन एज अ जो है इंडियन सिटीजन जो है वो रजिस्टर किया कि नहीं किया। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो उनको इंडियन सिटीजन जो है वो मान लिया जाएगा। तो बेसिकली ये दो कंडीशन थी बिफोर और आफ्टर की। अब मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के बीच में जो है वो बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो आर्टिकल 5 जो है वो उन लोगों की बात करता है, उन इंडियन सिटीजन को डिसाइड करता है जो इंडिया की टेरिटरी में रह रहे थे या फिर जो है इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुए थे या फिर जो है वो लोग इंडिया की टेरिटरी में रह रहे थे। और आर्टिकल 6 उनकी बात करता है जो पाकिस्तान से आए थे, यानी कि जब ब्रिटिश इंडिया जो है वो डिवाइड हुआ था, जब उसका डिवाइडेशन हुआ था और भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने थे, अलग अलग नेशन बने थे, तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया वापस आए थे
माइग्रेट करके वो उनकी बात करता है आर्टिकल 6। अब देखिए मैं आपको बताता हूं आर्टिकल 5, 6 और 7 के बारे में। बेसिकली चाहे आप आर्टिकल 5 में फॉलो कर रहे हो, चाहे आप आर्टिकल 6 में फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर आर्टिकल 7 जो है, अगर उसकी कंडीशंस में अगर आप फॉलो जो है नहीं कर रहे हो, उसकी कंडीशंस के अंतर्गत आप नहीं आ रहे हो, तो चाहे 5 और 6 जो है उसमें आप चाहे कितना ही फॉल कर जाओ, कितने ही परसेंटेज में जो है आप फॉल कर जाओ, चाहे कितनी फुलफिल कर लो आप उसकी कंडीशंस, अगर आर्टिकल 7 की कंडीशंस में आप फॉल नहीं कर रहे हो तो आप जो है वो इंडियन सिटीजन नहीं माने जाओगे। तो बेसिकली आर्टिकल 7 जो है वो ओवरराइड्स करता है इन दोनों आर्टिकल को। आर्टिकल 7 जो है बेसिकली वो सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु माइग्रेट टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, यानी कि आर्टिकल 7 बात करता है जो लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे। तो इसमें जो है बेसिकली दो कंडीशन है। पहली 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग हैं वो इंडिया से पाकिस्तान जो जा चुके थे, एक तो वो, और दूसरा 1 मार्च 1947 को के बाद जो है इंडिया से पाकिस्तान जो लोग जा चुके थे, लेकिन फिर वो पाकिस्तान जाने के बाद जो है फिर वो वापस इंडिया आए। अगर जो है आप ये सब कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप जो है बेसिकली माने जाओगे इंडियन सिटीजन। तो बेसिकली इंडियन जो है आर्टिकल 7 जो है वो बेसिकली बात करता है सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु माइग्रेट टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। अब जो है वो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं आर्टिकल 7 की कौन कौन सी सारी की सारी जो है बेसिकली वो 5 कंडीशंस है, वो मैं आप सभी को जो है बताने जा रहा हूं। अगर जो है आप उन कंडीशंस को जो है फुलफिल करते हैं तब जाके जो है आर्टिकल 7 के अंदर आप फॉल करेंगे और इंडियन सिटीजन जो है वो माने जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें यह है he or either of his parents or any of his grandparents were born in India, यानी कि वो या उसके पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया में बॉर्न हुए हों। सेकेंड कंडीशन है कि he had returned to India under a permit for resettlement, यानी कि वो लोग पाकिस्तान गए हों लेकिन कोई नहीं, पाकिस्तान से अगर वो वापस इंडिया आए और फिर जो है वो वापस परमानेंट जो है वो इंडिया में रिजाइड करने लगे, तब भी जो है वो इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। थर्ड है ही हैड रिजाइडेड इन इंडिया आफ्टर रीमाइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, यानी कि जब आप वापस आओगे, रीमाइग्रेट करोगे पाकिस्तान से इंडिया में, तो आपको कम से कम जो है वो 6 मंथ कंटिन्यूसली, जो लोग उस समय रहे जो है इंडिया में 6 महीने के दौरान कंटिन्यूसली रहे इंडिया में, उन्होंने जो है कहीं के लिए जो है वो कूच नहीं करा, तो वो लोग भी जो है इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। फोर्थ है कि उन्होंने जो है एप्लीकेशन सबमिट करी हो रजिस्ट्रार या फिर कोई भी रजिस्ट्रेशन जो है ऑफिसर को, इंडियन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को। और फिफ्थ कंडीशन जो है वो ये है कि जिस भी ऑफिसर को, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को, उन्होंने अपनी जो है सिटीजनशिप की एप्लीकेशन जमा कराई हो, तो क्या वो ऑफिसर ने उनको जो है रजिस्टर करा इंडियन सिटीजनशिप के लिए या नहीं करा। अगर आप इन 5 कंडीशंस को जो है फुलफिल करते हैं तो आप आर्टिकल 7 में जरूर फॉल करेंगे और आप जो है जरूर जो है इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। अब मैं जो है वो आपको आगे लेके चलता हूं आर्टिकल 8 की ओर। तो बेसिकली आर्टिकल 8 जो है वो उन लोगों की बात करता है, उन लोगों की सिटीजनशिप की बात करता है जो लोग इंडियन ओरिजिन के तो हैं पर वो इंडिया से बाहर रहते हैं, यानी कि अब्रॉड रहते हैं। तो उनके लिए जो है बेसिकली एक जो है एक्सेप्शन है कि अब्रॉड में वो किसी भी नेशन में रह सकते हैं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में रिजाइड कर रहे होंगे तो जो है उनको इंडियन सिटीजनशिप का दर्जा नहीं दिया जाएगा अगर वो इन 2 कंडीशंस को फुलफिल कर भी देते हैं। तो अब जो है हम बढ़ते हैं कंडीशंस की ओर। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, वो यही है कि वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया में बॉर्न हुए हों, और बेसिकली इंडिया ही नहीं, ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जब इंडिया जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया था,
तो उस समय अगर ये सब हुआ है, ये वाली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो है वो फुलफिल हुई है, तो तभी जो है उसको इंडियन सिटीजन जो है माना जाएगा। दूसरी कंडीशन में ये है कि जिस भी कंट्री में वो रह रहा हो, उस कंट्री का डिप्लोमेटिक कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया ने जो है बेसिकली एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर किया हो उसे उस कंट्री में, यानी कि जिस भी वो कंट्री में रह रहा हो, इंडिया वालों ने बेसिकली उस कंट्री में उसको एज अ इंडियन जो है वो वहां पर रजिस्टर कराया हुआ हो। तो अगर ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो आर्टिकल 8 में आपको जो है इंडियन सिटीजनशिप जो है वो मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 9 की ओर। बेसिकली आर्टिकल 9 जो है वो थोड़ा सा छोटा है, तो उसमें क्या है कि कमिटमेंट से पहले यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले अगर कोई भी व्यक्ति वॉलेंटरली जो है फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप ले लेता है, यानी कि किसी दूसरे कंट्री या दूसरे नेशन की अगर सिटीजनशिप ले लेता है, तो फिर वो व्यक्ति जो है बेसिकली आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 8 के अंदर जो है इंडियन सिटीजनशिप की डिमांड नहीं कर सकता। और उसके बाद जो है उसमें ये बोला गया है कि अगर आपने आर्टिकल 5, 6 और 8 जो है बेसिकली, अब जो है हम बात कर रहे हैं, अभी हमने बात करी थी आर्टिकल 9 की, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 10 की। तो इसमें आर्टिकल 10 जो है वो कहता है कि अगर आपने आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के तहत अगर सिटीजनशिप जो है वो अपनी एक्वायर कर ली है, तो फिर आपकी सिटीजनशिप जो है वो कंटिन्यू रहेगी। पर अगर बट द राइट इज सब्जेक्ट टू लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट, यानी कि जो है आपकी जो सिटीजनशिप है दैट इज राइट इज सब्जेक्ट टू लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट। बेसिकली आर्टिकल 10 कहता है कि अगर आर्टिकल 10 के थ्रू पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर जो है इंट्रोड्यूस हो चुकी थी उस समय। तो जो मैं बताने जा रहा हूं वो यही है कि आर्टिकल 10 जो है वो बेसिकली ये बताता है कि अगर आपने आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 के तहत जो है अगर आपने सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है, तो आपकी सिटीजनशिप जो है वो कंटिन्यूएशन में रहेगी। और आर्टिकल 10 जो है वो बेसिकली पावर देता है पार्लियामेंट को कि आप जो है वो लॉ बना सकते हो और इंट्रोड्यूस कर सकते हो उस लॉ को सिटीजनशिप से रिलेट करते हुए। तो तब जो है वो हमारा बेसिकली बना था सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब हम पहुंचते हैं इसका जो है लास्ट आर्टिकल है, अब वो है आर्टिकल 11। तो इसमें जो है ये आर्टिकल पार्लियामेंट को पावर देता है कि आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 के बाद जो है वो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी कि वो जो है सिटीजनशिप के मैटर पे लॉ बना सकता है। तो पहला तो ये है कि एक तो ये मेजर पावर है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जब पार्लियामेंट के पास जो है इंडियन पार्लियामेंट के पास पावर आ गई है लॉ बनाने की सिटीजनशिप को लेके, तो एक तो ये सबसे बड़ी मेजर पावर है। दूसरा 5 से लेके 5, 6, 7, 8 आर्टिकल में जिनको मिल गई है सिटीजनशिप, पार्लियामेंट के पास तब भी ये पावर है कि उनके राइट्स को जो है पार्लियामेंट उस देश के यानी कि हम भारतीयों के जो है राइट्स को लेके जो है वो रेस्ट्रिक्ट और रिवोक कर सकता है पार्लियामेंट के पास जो है आर्टिकल 11 के तहत ये पावर भी है। तो चलिए अब जो है बेसिकली वीडियो जो है वो आई थिंक सो काफी जो है लॉन्ग हुई है, क्योंकि मैंने जो है आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक जो है वो बेसिकली पार्ट 2 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिटीजनशिप को जो है डिस्क्राइब करता है वो मैंने पढ़ाया है। तो इसका जो है अब हम क्विक्स जो है वो रिकैप कर लेते हैं। आर्टिकल 5 जो बात करता है जो इंडिया की टेरिटरी में रह रहे हों, ये उनकी बात करता है सिटीजनशिप से रिलेटेड। आर्टिकल 6 और 7 जो है वो बात करता है कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए हों या पाकिस्तान से इंडिया आए हों, ये उनकी बात करता है। आर्टिकल 8 जो है वो बेसिकली बात करता है कि जो लोग इंडियन ओरिजिन के हैं पर जो है वो अब्रॉड में रह रहे हों एक्सेप्ट पाकिस्तान, अगर वो पाकिस्तान में रह रहे होंगे इंडिया को छोड़ के, तो उनको जो है वो सिटीजनशिप का दर्जा नहीं मिलेगा। और फिर जो है 26 जनवरी 1950 को जो है ऑन द डेट ऑफ दिस कौन कौन जो है इंडियन सिटीजन जो है वो होंगे ये वो बताता है।
यानी कि आर्टिकल जो है वो 8 ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 की डेट पर उस दिन कौन कौन लोग जो है वो इंडियन सिटीजन जो है वो होंगे, वो ये बताता है। पर इसके बाद की डेट के बाद कौन होंगे इंडियन सिटीजन, वो आर्टिकल 11 में बताया है। और आर्टिकल 11 में जो है वो पार्लियामेंट के पास पावर दे दी गई है कि सिटीजनशिप के लिए जो है वो लॉ बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो है उसके बाद जब ये पावर दे दी गई थी आर्टिकल 10 और 11 में, तो जो है हमारा जो है वो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955। आशा करता हूं आप सभी को जो है ये वाली वीडियो जो है पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये आपको बेहद पसंद आई होगी और आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी लॉ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जो है उसको कर सकते हैं। मैं जो है उस टॉपिक के ऊपर भी जो है वीडियो बनाऊंगा, बनाने की पूरी जो है वो मैं कोशिश करूंगा। तो अब जो है मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज जो है सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। धन्यवाद।